हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? नाउ, आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। एंड द रीजन बीइंग कि द टॉपिक इज एमपी सिविल जज के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं फ्रॉम 2017 टू 2019 विद अ ग्लिम्स ऑफ 2020। अभी 2019 फेज 2 को भी इसी में इनकॉर्पोरेट करते हुए मैं आपको बताने वाला हूं। नाउ, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या ट्रेंड्स में चेंज हुए हैं। यदि ट्रेंड्स में चेंज हुए हैं तो उसका रीजन क्या रहा है। एंड चलो, रीजन जो भी रहा हो, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। इस वीडियो में क्या होने वाला है? इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई ट्रेंड्स, ये सारे जो क्वेश्चंस हमने ट्रेंड्स के विषय में बात करी, इन सब का आंसर्स ढूंढेंगे। सेकंड, किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज चेंज आए हैं, मैं पांच छह सब्जेक्ट्स आपको बताऊंगा। उसके बाद ये पांच छह सब्जेक्ट्स के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना कैसे है। भाई खुद करना सीखो, क्योंकि ये वीडियोस जैसे एक आध बार आ गए, आज से 2 साल बाद 3 साल बाद हम फिर से ये वीडियो ले आएंगे। लेकिन लेट्स से अगर आप एक आध साल बाद फिर चालू करते हो, तो ट्रेंड एनालाइज करना आपको खुद से भी आना चाहिए, हाँ कि नहीं? तो चलो यार, इसी पॉइंट पर शुरू करते हैं। अब जब हम 2017 की बात करते हैं, तो 2017 से पहले पहल क्या होता था? 2017 से पहले हमेशा 100 नंबर तक के क्वेश्चंस आते थे। 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर आना आपका 2017 से चालू हुआ। एंड धीरे धीरे ये पूरा का पूरा हिसाब बढ़ने लगा टुवर्ड्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एक हिस्सा होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स का, एक हिस्सा होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी का, नए सवालों का। प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस टिल 2017 इंक्लूडिंग 2017, 60% 65% आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स से मिल जाते थे। इफ नॉट द सेम, मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाते थे। लेकिन ये ट्रेंड धीरे धीरे बदलने लगा। अब इस ट्रेंड के बदलने का मेन रीजन क्या था, इसके बारे में बात करते हैं। यार देखो, वैकेंसीज बहुत ज्यादा आने लगी हैं, ठीक है। आई हैव अ डेटा विद मी अकॉर्डिंग टू विच the sanctioned strength of judges increased from 2014 to 2020 में। सुप्रीम कोर्ट में वी हैड 31 जजेस, अब सैंक्शन स्ट्रेंथ 34 की है। हाई कोर्ट्स में वी हैव 906 जजेस, आज की तारीख में 1090 के लगभग लगभग हाई कोर्ट जजेस की स्ट्रेंथ सैंक्शनड है। फिर जब आप लोअर कोर्ट्स की बात करते हो, तो 19,300 समथिंग जजेस की स्ट्रेंथ थी इन 2014, आज वो 24,000 समथिंग की है। बट स्टिल टुडे हमारे जो जजेस हैं, वो एक जज पर देर इज 5.25 लाख पीपल, ठीक है। एक जज के ऊपर 5.25 लाख लोगों का कार्यभार है। और इसी चीज को देखते हुए जब हमने रिसेंट में समझा कि हमारे लॉ मिनिस्टर किरण रिज्जू का जो कहना था कि जब आप इसी डेटा के हिसाब से एनालाइज करो, तो फॉर 1 मिलियन पीपल वी हैव 19 जजेस। हमारे पास 90 जजेस हैं 1 मिलियन लोगों पे, ठीक है। सो नाउ, कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, क्या ये बढ़ना चाहिए? वेल, 1987 की एक रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में वी नीड वन जज फॉर अ लेसर नंबर ऑफ पीपल। वी नीड 50 जजेस फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन। इसको काफी जगहों पर चैलेंज भी किया गया, इसकी जगह नई नीतियां लाने की कोशिश की गई। पर धीरे धीरे जब इस चीज को समझा गया, तो इट वॉज फाउंड आउट कि भाई यही अच्छा तरीका है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, आप जनरली देख सकते हैं राजस्थान में बहुत सारे नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स खुलने के आदेश हुए हैं। खुलने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, पर वो खुलेंगे। पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, लेवल ऑफ कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? ये जो कोविड का पूरा दौर आया, इसमें अ लॉट ऑफ पीपल क्विट देयर प्राइवेट जॉब्स एंड स्टार्टेड स्विचिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। रीजंस बहुत सारे थे, एंड उन सबको लिस्ट डाउन करना खैर ना तो सही है, ना ही इस वीडियो का उद्देश्य है। तो इसके डिटेल में जाए बगैर एक बार हम इस विषय में पूरी और डिस्कशन कर लेते हैं। आज की तारीख में भी, इवन टुडे, 37% ऑफ द पोस्ट अक्रॉस ऑल हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स आर वेकेंट, आर एम्प्टी, ठीक। नाउ, दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर पॉइंट कि देर आर हाई कोर्ट्स लाइक त्रिपुरा, कैलकाटा, जहां पर लगभग आधी सीट्स आज भी सैंक्शनड के मुकाबले वेकेंट है। इन सारी चीजों को, इन सारे फैक्टर्स को याद करने की जरूरत नहीं है, आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आपको ये एहसास दिलाने के लिए है कि व्हाइल यू कंसिडर ऑल दिस हैपनिंग,
समझ करके चलो कि वैकेंसीज और आएंगी, कंपटीशन भी बढ़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एग्जाम के ट्रेंड्स चेंज होना भी लाजमी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इन सभी को देखते हैं, एंड देन एट द एंड ऑफ इट, टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, वील एनालाइज कि किस तरीके के मेजर चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट कैन हैपन इन फ्यूचर। नाउ कंसिडरिंग 2017, मैं एक आपको ब्रॉड एनालिसिस बता दूं। इन 2017 द पेपर वाज ऑफ 150 मार्क्स। ठीक है, 150 नंबर का बॉस पेपर आया करता था। अब 150 नंबर के इस पेपर में 60-65% जो क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थे, जो बदल गया इन द ईयर 2018। 2018 में एक चीज आप लोगों ने आई डोंट नो नोटिस करी या नहीं करी, पर अब करना जरूर। 2018 में इतनी संख्या थी अपीयर होने वाले लोगों की कि एग्जामिनेशंस को 2 शिफ्ट्स में करवाया गया था। एंड सेम हैपेंड इन 2019। 2019 फेज 1 फेज 2 की बात नहीं कर रहा हूं, फेज 1 फेज 2 अपने हिसाब से हुए हैं, बट 2019 फेज 1 फेज 2 के अलावा इन फेज में भी, इस फेज में भी फेज 1 जो हुआ था उसमें भी 2 शिफ्ट्स में पेपर करवाया गया था। जब आप इन पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि डिफिकल्टी लेवल कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ये सारी चीजें हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस। क्या पेपर डिफिकल्ट होता है कभी? यार देखो, ऑनेस्टली जितनी आप मेहनत करोगे उतना पेपर कम डिफिकल्ट आपको लगेगा। ये सिंपल सी बात है, ये फैक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा सोचने विचारने वाली कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल दो राय वाली कोई बात नहीं। सिंपल सी चीज है, आपने मेहनत करी है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बेयर एक्ट पे कमांड है, आपको पढ़ना आता है, आपको गाइडेंस मिली, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्रैकिंग द एग्जामिनेशन। लक, श्योर, से लक प्लेज अ फैक्टर ऑफ 10%, 20%, 30%, बट बाकी 60-70% का क्या, उतनी तो आपकी मेहनत है ना बॉस। तो उतनी मेहनत तो अपनी पक्की करके हमको रखनी ही है। नाउ वी कम टू सब्जेक्ट वाइज, एक एक चीज को देखते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड्स जो हैं ये चेंज होते गए हैं। कैसे चेंज होते गए हैं? आप जब कट ऑफ भी देखोगे ना तो कट ऑफ धीरे धीरे कम आता गया। इन 2017 कट ऑफ 130 के पार, 136 135 के आसपास था, जबकि आप अभी अगर 2019 फेज 2 देखोगे तो कट ऑफ कितना गया? 111। राइट, तो ये कट ऑफ धीरे धीरे कम होता गया है। दैट शोज द हायर लेवल ऑफ कंपटीशन, द मोर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। एंड जो इस बार पेपर देख करके लोग घबराए हैं ना कि अरे बाप रे, यहां तो इस टाइप के एक सवाल आ गए, वैसे सवाल आ गए, सीधा कारण था दोस्त, उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज कायदे से नहीं किया था। राइट, अगर वो कायदे से अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज कर चुके होते तो दे वुड नॉट हैव बीन इन अ पोजीशन कि वो कहते कि अरे बाप रे एकदम से नई चीज कैसे आ गई। बिकॉज इट वाज टोल्ड इवन ऑन जुडिशरी गोल्ड, हमारे ही चैनल पर ये चीज बोली गई थी कि यू नीड टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कहने का मतलब कि बहुत सारी चीजें जो आपने उम्मीद नहीं करी थी एमपी में आएंगी वो आने वाली हैं, एंड इट हैपेंड एंड इट विल हैपन अगेन, आई एम टेलिंग यू। सो एक एक करके आप सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, आपने जब जब द 2017 का आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन का एरिया आप देखोगे, अच्छा वेटेज भी चेंज होते गए। एक समय था कॉन्स्टिट्यूशन के 10 नंबर के क्वेश्चन आते थे, आज की तारीख में कॉन्स्टिट्यूशन 20 नंबर का आने लगा, है ना। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान देना है कि वेटेज चेंज हुआ है डज नॉट मीन कि पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, वेटेज चेंज होना एक अलग चीज होती है, क्वेश्चंस का टाइप चेंज होना एक ऑल टुगेदर अलग चीज हो जाती है। अब 2017 में मोस्टली क्वेश्चंस किस टाइप के थे, आइए एक बार देखते हैं। इन 2017 द क्वेश्चंस इंक्लूडेड राइट टू प्रॉपर्टी कहां दिया हुआ है, कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया है, देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ कौन करता है प्रेसिडेंट की, देन क्वेश्चंस लाइक जॉइंट सिटिंग में कौन बैठता है कौन नहीं बैठता है, कब बुलाई जाती है इस विषय में। सो दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस which were based, direct questions which were based on the constitutional law। आप बैराक्ट उठा करके पढ़ लोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लोगे, आप इन क्वेश्चंस को तो सॉल्व कर ही सकते हो। आई एम श्योर जितने लोग यहां पर ये वीडियो देख रहे हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन अगर सिर्फ कॉलेज में भी एक बार पढ़ा है और कॉम्पिटेटिव के नजरिए से नहीं पढ़ा है, आप भी इस चीज को कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को आप भी सॉल्व कर सकते हो। इन 2018 आप देखोगे कि देयर
स्टार्टेड अ ट्रेंड कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर से सवाल आने लगे। क्यों? क्योंकि पहले ये चीज थी, ऐसा कहा जाता था कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेंगे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के बाद आपसे प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूछ लेंगे, अटॉर्नी जनरल पूछ लेंगे। बट अब यहां से फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर से सवाल आने चालू हो गए। एंड नॉट जस्ट दिस, नॉट जस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर से आपके सवाल जब आने लगे, तो यहां पर ये पंचायत से सवाल, क्लास लेजिस्लेशन, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, सारी डॉक्ट्रीन बेस्ड सवाल भी यहां पर पूछे जाने लगे। दिस वाज 2017, दिस इज 2018। इस चीज को अगर मैं यहां रिमूव कर दूं और अब मैं 2019 की आपसे बात करूं, तो इन द ईयर 2019, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं चाहे इसको फेज 1, फेज 2 इन दोनों हिस्सों में बांट देता हूं। फेज 1 और फेज 2 की जब आप बात करोगे, तो यहां पर ग्रेजुअली जो वेटेज था पीवीआई प्रीवियस ईयर पेपर्स का, ये कम होता गया। फेज 2 में मुश्किल से, ठीक है, माइंड यू, मुश्किल से 20% ऐसे क्वेश्चंस थे जो पीवाईपी से फंस सकते थे। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ करके चला गया है तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं पीवाईपी को एनालाइज करना क्यों आवश्यक है? जरूरत इसलिए है कि आपको मालूम पड़े कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। भाई ट्रेंड अगर बदल रहा है तो ये मालूम करने के लिए भी पीवाईपी ही देखना पड़ेगा। यहां 20% हो गया था, जबकि इन फेज 1 एग्जामिनेशन जो 2019 में हुआ था, नोटिफाइड इन 2018, हैपेंड इन 2019, इसमें आपको स्टिल 35 to 40% प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस मिल सकते थे। ठीक है, यहां पर भी परसेंटेज अच्छा है, यहां परसेंटेज काफी कम हो गया। अच्छा, जो सवाल बदले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आज की तारीख में डॉक्ट्रिन से आने लगे, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे। ठीक है, अलग अलग टाइप की थ्योरीज आने लगी, जूरिस्ट्स की डेफिनेशंस पूछी जाने लगी कि किस व्यक्ति ने क्या कहा है क्या नहीं, ये सारी चीजें, राइट। तो और दूसरी चीज जो हुई कि यहां पर सवाल कितने बड़े बड़े हैं, द लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस एंड द लेंथ ऑफ द आंसर्स, ये इंक्रीज होने लगा इन 2019 फेज 2। क्लियर? अब देखो अगला सब्जेक्ट, अगर हम देखें कि अगला सब्जेक्ट वुड बी इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड की जब आप बात करोगे, तो इंडियन पीनल कोड में भी इन 2017 व्हाट यू विल सी, इन 2017 व्हाट यू विल सी इज बहुत डायरेक्ट सवाल, मोस्टली रिलेटेड टू व्हाट, जनरल डिफेंसेस, आपके ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, राइट। ये बेसिक एरियाज थे। काउंटरफीट करेंसी से एक आध सवाल आ गया तो आ गया। इन 2017 की बात है ये, फिर मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा 2018 2019, बट अभी आप लोगों ने शायद देखा हो कि 2019 फेज 2 में जो सवाल आए, वो सवाल बहुत अलग नहीं है, वो आ इन्हीं एरियाज से रहे। ये भी समझने की जरूरत है कि नया घुस करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आ यहीं से रहे हैं, बस इसी को थोड़ा और अच्छे से, थोड़ा और कायदे से पढ़ने की जरूरत है। कहने का मतलब ये कि अब जैसे स्टॉकिंग से रिलेटेड उन्होंने पूछा, स्टॉकिंग से रिलेटेड उन्होंने अगर सवाल पूछा है, तो वो ऑप्शंस आपको इस तरीके के देंगे कि आप उन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर? अगर आप ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसमें उन लोगों की गलती नहीं है, वो पूछ वहीं से रहे हैं, बस आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। दैट हैपेंड इन 2019 फेज 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इट वर्कड इन अ सिमिलर मैनर। ठीक है, यहां पर भी सिमिलर सी ही चीज हुई थी। सीआरपीसी में पहली दफे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को देखा गया। प्रॉब्लम बेस्ड, पहले यहां पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस उतने नहीं आते थे, बट ग्रेजुअली इसका भी ट्रेंड धीरे धीरे से बढ़ रहा है। तो इस चीज को समझो कि सीआरपीसी से भी, ऑल्दो इट्स अ प्रोसीजरल लॉ, यस, पर यहां से भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर जिसको आप कहते हो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आने लगे। सेकेंडली, इन 2019 वी ऑल्सो सॉ कि केस लॉज की संख्या ज्यादा पूछी जाने लगी। अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट केस लॉज की संख्या, थोड़ा सा पीछे जाते हैं टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले के टाइम में जो लैंडमार्क केसेस थे, वो ज्यादा पूछे जाते थे। आज की तारीख में कॉन्स्टिट्यूशन से लैंडमार्क तो अपनी जगह पूछे ही जा रहे हैं, जो रीसेंट केस लॉज हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन लॉ, उससे सवाल काफी ज्यादा पूछे जाने लगे। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है कि करंट लीगल नॉलेज पर भी आपका कमांड अच्छा खासा हो।
अब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर देख लेते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको 6-7 सब्जेक्ट्स बता रहा हूं जिसको पढ़ करके आप समझो कि भाई दिस इज हाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड कि पीवाईपीस का एनालिसिस करना कैसे है। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड ना कि एनालिसिस कैसे करना है, यू विल मेक समथिंग लाइक दिस। यहां पर एक कॉपी चार्ट में मैंने बना रखा है कि दिस वाज इन 2017, दिस वाज इन 2018, दिस वाज इन 2019। ये मुश्किल से मेरा 2-3 पेज का मेहनत है जो करने में मुझे एक आध घंटा लगा है, लेकिन ये एक आध घंटे ने मेरी साल भर की मेहनत बचा ली। या आप कह लो इन दिस केस आपकी भी साल भर की मेहनत बचा ली, राइट? क्योंकि मैं तो खैर पेपर नहीं दे रहा, बट एज फार एज यू गाइज आर कंसर्न, यू वुड नो कि ये वीडियो आपके कितने काम आने वाला है इवेंचुअली। सीपीसी की भी जब आप बात करोगे तो इन द ईयर 2017 आपसे सवाल कहां से आए? प्लीडिंग से पूछ लिया, एग्जीक्यूशन से पूछ लिया। तो क्या अब प्लीडिंग और एग्जीक्यूशन से सवाल नहीं आते? अभी भी आते हैं, उतने ही आते हैं, बस उसकी ट्रिकेनेस बढ़ा दी। कहने का मतलब कि इन 2017 यहीं से जो सवाल आ रहे थे ये या तो डायरेक्ट थे, है ना? डायरेक्ट सवाल जो थे उनकी संख्या थी अराउंड 95%। आज की तारीख में जो कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनकी संख्या बढ़कर के हो गई है अराउंड 60 to 70%। ठीक है? 60-70% सवाल अब जो आएंगे सीपीसी से, ये सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल हैं। और कैसे? अब आप देखो, आप 2019 फेज 2 का उठा लो, 2019 फेज 1 का भी उठा लो, 2019 फेज 1 शिफ्ट 2, इनको भी अगर आप देखोगे ना तो यू वुड रियलाइज कि सीपीसी से भी प्रॉब्लम बेस्ड सवाल अब पूछे जाने लगे हैं, जो कि पहले इतना कॉमन नहीं था। इसका वेटेज भले ही ना बदला हो, ठीक है, इसका वेटेज भले ही ना बदला हो, ओ आई एम सॉरी, बट इस चीज को ध्यान में रखिए कि यहां से सवाल आने बदल गए हैं। मतलब प्रॉब्लम बेस्ड हो गया, ठीक है, आपका इलस्ट्रेशन बेस्ड हो गए क्वेश्चंस। अब जैसे एक क्वेश्चन आता था ऑर्डर 9 रूल 13 से रिलेटेड, ऑर्डर 9 से अभी भी सवाल आ रहे हैं, लेकिन रूल्स दूसरे हैं। ठीक है, दूसरे रूल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। रूल 13 से अगर आ रहा है तो वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो इन चीजों को देखो कि यहां पर भी इवन इन सीपीसी द सिलेबस हैज नॉट चेंज्ड मच। द सिलेबस मतलब ऑब्वियसली सिलेबस तो खैर पूरा सीपीसी है, बट द ट्रेंड की सवाल कहां से आएगा ये उतना नहीं बदला जितना कि ये बदल गया कि सवाल आएगा किस टाइप का। अच्छा, एज फार एज सीपीसी के सेक्शंस आर कंसर्न, माइंड यू, जहां तक सेक्शंस की बात है सीपीसी में, वहां पर एक भारी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेक्शंस यहां पर अब रैंडम पूछे जाने लगे। पहले जो आपको मालूम था कि हाँ भाई यहां से यहां तक ही तो पूछेंगे, उससे ज्यादा क्या, अब उससे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको बाकी के सब्जेक्ट्स में नहीं आने वाली। अब जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट आप खुद करो, टीपीएम में बताता हूं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आपसे गिफ्ट पूछ लिया, आपसे लीज पूछ लिया, ठीक है, आपसे मॉर्गेज के टाइप्स पूछ लिए, ये इनमें से कौन सा मॉर्गेज का टाइप नहीं है, इस टाइप के आपसे सवाल पूछ लिए। अब ये तो थी पहले, धीरे धीरे फिर आपसे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पे बढ़े कि होल्डिंग ओवर क्या होता है, राइट? होल्डिंग ओवर के बाद फिर ये आ गए पार्ट परफॉर्मेंस की डॉक्ट्रिन बताओ, लिस्ट पेंडेंस की डॉक्ट्रिन बताओ। डॉक्ट्रिन्स कहां लिखी? तो यही आप ट्रेंड देख रहे हो। 17 में आपसे डायरेक्ट आया क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद आपसे एक थोड़ा सा सेक्शन में घुस करके पूछा कि विद इन सेक्शंस क्या लिखा है। इन 20, ये 18 हो गया, इन 2019 इसी चीज में आपसे डॉक्ट्रिन्स में जाने लगे। एंड बाय द टाइम 2019 फेज 2 केम, यहां पर भी प्रॉब्लम बेस्ड या हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई। दिस इज द जनरल ट्रेंड। द सेम थिंग हैपेंड विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज वेल। भाई आपसे पहले पूछ लिया कि ये एक चीज हुई है, इसमें बताओ फ्रॉड है या नहीं है, इसमें बताओ मिस रिप्रेजेंटेशन है या फ्रॉड है। धीरे धीरे फिर ये आने लगे कि भाई ये डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट किस जूरिस ने दिया था, ये चीज कौन से केस में कही थी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में धीरे धीरे केसेस की संख्या बढ़ने लगी। हाँ, केसेस की संख्या अगर आपको देखना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन से रेलिवेंट है, हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे बहुत सारी चीजें कर रखी है ऑन द यूट्यूब चैनल इटसेल्फ। यू कैन गो, यू कैन विजिट दैट, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि भाई केसेस कितने ज्यादा बढ़ गए। इनफैक्ट अभी जो बूस्टर सीरीज हुई उसमें मैंने एक आध लैंडमार्क रीसेंट जजमेंट भी बताया है जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है, और उसके आने के चांसेस उसी तरीके से बढ़ जाते हैं, राइट? अच्छा, ये तो बात है यार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन एक्ट की जब आप बात करोगे, आपसे सेक्शन 5 से सवाल आ ही रहा है, पहले भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है।
12 से सवाल आ रहा है, शेड्यूल से सवाल आ रहा है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा तरीका बदल गया है। पहले एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, फिर क्वेश्चंस अंदर से थोड़े से पूछे जाने लगे, अब वो प्रॉब्लम बेस्ड आ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि अभी तक आपने सारे सब्जेक्ट्स, मतलब कम से कम 5-6 सब्जेक्ट्स तो देख लिए। और भी है यहाँ पर स्लाइड्स में, मैंने और भी चीजें डाल रखी हैं। वी हैव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इसका तो कई जगहों पर सिलेबस ही लिमिटेड है, फ्रॉम 138 टू 148, उसके बियॉन्ड ये जाएंगे ही नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं? देखो, उनके हाथ बांध लिए उन्होंने, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें लड़ना नहीं आता। हाथ बांधने के बाद उन्होंने यहां से आपसे केसेस पूछना चालू कर दिया। एंड अब एनआईए से इतने केसेस आने लगे हैं जितने की लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे। लोग 138 टू 148 बैराक लैंग्वेज पढ़ करके पहुंच गए। आता बस उतना ही है, बात सही है, लेकिन उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हम उससे केसेस नहीं पूछेंगे। पूछेंगे ना भाई। तो उन्होंने आपसे केसेस पूछना चालू कर दिया। केसेस में भी क्या, लैंडमार्क नहीं, रीसेंट जजमेंट्स। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ रीसेंट जजमेंट्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एज वेल। सिमिलरली अब लैंड रेवेन्यू कोड और एकोमोडेशन कंट्रोल, चलो एलआरसी की जब आप बात करोगे, एलआरसी के साथ तो एक बहुत मजेदार चीज हुई थी कि इन द ईयर 2018 बिफोर द एग्जामिनेशन कई लोग तैयारी कर रहे थे, ये उठा करके इन्होंने ऐसा पलटा लैंड रेवेन्यू कोड कि लोगों के पूरी पूरी बैराक ही बदल गई। क्योंकि अगर आप अमेंडमेंट खरीदोगे तो इतना मोटा अमेंडमेंट और इतनी मोटी बैराक, व्हाट्स द पॉइंट? तो लोगों ने नई बैराक ही खरीदी, पूरी की पूरी चीज उठा करके चेंज कर दी गई। लेकिन दीज पीपल आर नॉट सैवेजेस। In the year 2018 the paper was, and including the MPLRC वाला part, it was on a SIMPLE, सिंपल है, ठीक है, इजियर नोट पर ये वाला पेपर किया था। लेकिन 2019 में यहां से भी हम थोड़ा सा टेक्निकल होना शुरू हो गए हैं। इन 2020 2021 जो अभी एग्जाम होगा 2022 वाला, इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रीजनेबली कि यहां से भी हमसे केसेस, बहुत डिटेल में नहीं लेकिन लैंडमार्क जो केसेस हैं एटलीस्ट वो, एंड जो इससे रिलेटेड डॉक्ट्रीन्स हैं, जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, उसके अराउंड क्वेश्चंस काफी पूछे जाएंगे। अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में फॉर्चुनेटली है ना, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, बट अगर आप फिर भी इस चीज को डेप्थ में पढ़ लेते हो तो इट्स वेरी गुड फॉर यू। एंड देन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी 2018 में अमेंड हो गया। अब 2018 में एक्ट ही अमेंड हो गया है तो कुछ नए सेक्शन जुड़े हैं। 20A B C जुड़ गया, आपका 14A जुड़ गया, आपका 41HA जुड़ गया, आपका शेड्यूल ऐड हो गया। तो यहां जब ये चार मेजर चीजें आ गई तो इन चारों से सवाल आना लाजमी है। प्लस सेक्शन 20 जो है वो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का हो गया, सेक्शन 10 जो है वो उसका पूरा का पूरा सीन चेंज हो गया। तो एसआरए में सवाल अब बदलने के चांसेस ऑब्वियसली बनते हैं। 2018 के बाद बहुत ज्यादा एग्जाम्स नहीं हुए, इसके एग्जाम्स ही बहुत कम हुए आफ्टर दिस गॉट अमेंडेड। बट अब ये भी ट्रेंड आने लगा है कि अमेंडमेंट जो आया उसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है। अभी तक तो पूछ रहे थे कि एक्ट की एनफोर्समेंट डेट क्या है, अब ये पूछ रहे हैं अमेंडमेंट की एनफोर्समेंट डेट क्या है। तो आप जैसा कि आप समझ सकते हो, इतने आप लोग सभी समझदार हो कि जितना अभी तक हम लोगों ने देखा, राइट, इसके बेसिस पे बाकी अंदाजा तो आप लगा लोगे, हाँ कि ना? इसके बेसिस पे बाकी का अंदाजा आप लगा लोगे कि व्हाट थिंग्स हैव चेंज्ड, हाउ दे हैव चेंज्ड, एंड व्हाट कैन यू एक्चुअली एक्सपेक्ट in the future. So, moving on to the next slide, that is what to actually expect. अब मैंने आपको यह बता दिया कि भाई वैकेंसीज कम नहीं है, वैकेंसीज काफी हैं, उतनी ज्यादा अभी निकल नहीं रही। अब आप यूपी की बात करो, यूपी में वैकेंसीज इतने टाइम से नहीं निकली, लेकिन अभी बात चल रही है निकलेगी निकलेगी। बट एक चीज सिंपल सी सोच के चलो, अभी इलेक्शन आने वाले हैं यार, इलेक्शन के पहले लगेगी आचार संहिता। आचार संहिता के लगते ही क्या कहीं पर भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे? तो क्या ये एग्जामिनेशन इतने बड़े लेवल पे कंडक्ट करवा पाएंगे? नहीं। इसीलिए वी कैन रीजनेबली फोरसी कि इतनी जल्दी तो यूपी का एग्जाम नहीं हो रहा। नोटिफिकेशन भी आ गई तो थोड़ा उसमें समय आपके पास है। बट यूपी में वैकेंसीज कितनी आएंगी? पिछली बार 600 के लगभग आई थी, 610 टू बी प्रिसाइज, 610 वैकेंसीज थी पिछली बार। इस बार आप कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप बहुत इजीली 300 400 450 वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, निकालेंगे कितनी ये एक बड़ा सवाल है, पर क्या वैकेंसीज वहां इतनी हैं? यस, वैकेंसीज एमपी में भी बहुत हैं, वैकेंसीज यूपी में भी काफी हैं, वैकेंसीज अभी महाराष्ट्र में अच्छी निकली हैं, वैकेंसीज अभी गुजरात में बहुत बढ़िया निकली हैं। वैकेंसीज अब जब आप उत्तराखंड वगैरह की बात करो तो यार वैकेंसीज आती ही कम है। उत्तराखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया,
वेस्ट बंगाल वगैरह की आप बात करो तो थोड़ा सा वहां पर लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं, अदरवाइज वो भी अच्छे स्टेट्स हैं। वहां पर मेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट प्री उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। तो अगर आप कायदे से पढ़ाई करो तो उन चीजों को आप इजीली टैकल कर सकते हो। ये तो बात हुई वैकेंसीज की। अब क्या ये ट्रेंड बदल रहा है कि कोविड के बाद लोग वापस प्राइवेट में जाने लगे हैं? बहुत कम, बहुत कम। लोग गवर्नमेंट में आने तो लगे, लेकिन एक चीज उन्हें समझ आई कि यार गवर्नमेंट में उतना फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स ही नहीं हो रहे। आकर के जॉब छोड़ के आए, तैयारी चालू करी, बट एग्जाम्स ही नहीं हुए। लेकिन जैसे जैसे कोविड कम हुआ, एग्जामिनेशंस अपने आप होने लगे। ऑब्वियस सी चीज है भाई, वो चीज रुकेगी नहीं। एग्जामिनेशंस होने लगे तो पीपल हैव स्टॉप्ड। नाउ अभी भी उतना ही कंपटीशन है, पहले जितना कंपटीशन था 17 में, उससे ज्यादा कंपटीशन आज 20 में है, और ये कंपटीशन बढ़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये कंपटीशन आपका कम नहीं होने वाला है। एंड कंपटीशन अगर बढ़ रहा है, वैकेंसीज भी आ रही हैं, एक बार में ज्यादा वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, धीरे धीरे ही अपना लेवल अप कर रहे हैं। तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? व्हाट इज इट दैट यू शुड बी एक्सपेक्टिंग? जो बात पहले कही गई है, यू हैव टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कहने का मतलब ये कि जो अनऑर्थोडॉक्स चीजें हैं, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखते हो, यू कैन नॉट रिलाई टू मच ऑन पीवाईपीज, बट आप पीवाईपीज देखोगे, आप पीवाईपीज देख करके समझोगे कि हाउ डू यू हैव टू डील विद योर स्टडीज। आपको उस पढ़ाई पर का अप्रोच क्या होना चाहिए, कहां से शुरू करना है, कहां ज्यादा फोकस देना है, कहां कम फोकस देना है, कौन सी किताब से पढ़ना है, कौन सी किताब से नहीं पढ़ना है। लेकिन एक बात ये बताओ, मुझे कमेंट बॉक्स में एक ये चीज बताना कि जब हमने पूरी बात कर ली, तो क्या अब बेयर एक्ट की वैल्यू कम हो गई है? चलो, आप कमेंट्स में क्या ही बताओगे, बता तो देना ही, बट स्टिल आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? मैं अपनी बात बताता हूं, जहां तक मेरा एनालिसिस है, जहां तक मैं समझाऊं, इसकी वैल्यू कम नहीं हुई है। इसको समझना रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। रटना तो अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है भाई, आपको सेक्शंस मालूम होने चाहिए, आपको केसेस मालूम होने चाहिए। ये सब बोलने में अच्छा लगता है कि भाई हम समझ गए तो हमको याद हो गया, सही बात है, समझ जाओ तो याद हो जाता है, लेकिन समझोगे कब? जब उसका रिपीटेशन हो, जब एक के बाद एक वो चीज री एनफोर्स होती जाए आपके दिमाग पे। रिवाइज इतनी बार कर लो, और उतनी बार रिवाइज करने को ही मेरे दोस्त हम कहते हैं रट लेना। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रटने। का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ जो पढ़ा आपको कुछ समझ नहीं आया, आपने सिर्फ पढ़ लिया और अपना दिमाग में बिठा लिया। यहां पर जब मैं रटना बोलता हूं, तो मतलब ये है कि आप उसको इतनी बार पढ़ चुके हो कि वो आपके दिमाग में बैठ चुका है। तो यहां पर बेर एक्ट को सिर्फ रटना नहीं है, बेर एक्ट के कॉन्सेप्ट को समझना अब इंपॉर्टेंट हो चुका है। कहने का मतलब कि अगर आपके पास आपके नोट्स हैं, अगर आपके पास बराबर से गाइडेंस है, अगर आप कहीं पर पढ़ते हो या किसी व्यक्ति से गाइडेंस लेते हो, दैट विल प्ले अ मोर इंपॉर्टेंट रोल दैन जस्ट रीडिंग द बेर एक्ट थ्रू एंड थ्रू। ऊपर से पढ़ लिया, उससे अब काम नहीं चलेगा भाइयों, उससे अब काम नहीं चलेगा। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट इवेंचुअली? यू हैव टू एक्सपेक्ट कि जो चीजें आपने अभी तक नहीं सोची थी, वो चीजें अब आने वाली हैं। ठीक है, सो ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव। दिस इज आवर वन स्टॉप कॉन्टैक्ट as usual. If you want to connect with Judiciary Gold in any manner, this is where you approach us. On that note, I'll take your leave. I hope ये वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, जिन भी लोगों को जुडिशरी की तैयारी करनी है और जो आने वाला एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अभी वाला स्पेसिफिकली एमपी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं क्योंकि उसका आ चुका है, या महाराष्ट्र या गुजरात या उत्तराखंड, इन चार में से किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, तो गाइज इसको देख लेना। ये तो आपके एमपी सेंट्रिक था, एमपी का पीवीआईपी एनालिसिस था, बट इसमें एक तरीका हमने बता दिया है कि किस तरीके से आपको एनालाइज करना है, सो दैट आप महाराष्ट्र, उत्तराखंड और गुजरात के भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज कर लो। एक और छोटी सी चीज बताता हूं यहीं पे खत्म करते करते, कि जहां तक गुजरात की बात है, गुजरात का ट्रेंड उतना ज्यादा नहीं बदला है। ठीक है, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में थोड़ा सा बदल गया है। ठीक है, ये मेरा एक टिप था आपके लिए। अब आप खुद लेकर के बैठिए पुराने पेपर्स और उसको देखिए, देखने का तरीका आपने समझ लिया, अब देख करके समझो कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, और जुट जाओ पढ़ाई में अपनी। ऑल द बेस्ट गाइस।